नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज अमेरिका लिबरेट होने वाला है। थोड़ी देर में वहां के राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बड़ी घोषणा करने वाले हैं और उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है कि 2 अप्रैल अमेरिका के लिए लिबरेशन डे होगा। और दूसरी तरफ हमारे देश की लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है और इस समय जब मैं ये बात कर रहा हूं, दोपहर से शुरू हुई बहस अभी तक जारी है। और यहां हमारी सरकार एक तरफ ट्रंप लिबरेशन डे अनाउंस करने वाले हैं, उसके लिए टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं और हम भी उसमें निशाना बनेंगे। और दूसरी तरफ हमारी सरकार अब्दुल को टाइट करने में लगी हुई है, यानी वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने में लगी हुई है। तो ये बड़ी क्या बोला जाए कि जहां पर जो चिंता होनी चाहिए उसकी जगह दूसरी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। और आपको बताएं, अभी रात को खबर आई है लखनऊ से कि वक्फ विधेयक को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। फ्लैग मार्च हो रहे हैं और हाई अलर्ट कर दिया गया। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, संभल, यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। और लखनऊ के डीसीपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि पुलिस लगातार लोगों के संपर्क में है और कोई भी अगर इस तरह की घटना हुई तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर है। लखनऊ इज अ सिटी वेयर वी आर रेडी टू टैकल any kind of situation at any time. So all arrangements are already in place. Police personnel are aware of the SOP. They do these things every day to ensure that the confidence of people in police is maintained. I urge people to not have any misconception. They should understand this. एक तरह से धमकी भरा बयान है ये कि पुलिस को पता है उसे क्या करना है, उसे एसओपी पता है, तो किसी को भी जरूरत नहीं करनी चाहिए। आई अर्ज पीपल टू नॉट हैव एनी मिसकंसेप्शन। कोई भी ऐसी बात ना सोचे कोई कि जिससे कुछ वो सोचते हो कि कुछ कर पाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको ये समझना चाहिए, कोई गलतफहमी ना पाले। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की खबर है, लेकिन बाकी जगहों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में किरण रिजिजू अब जो वक्फ बिल को लेकर के बहस हुई है उस पर जवाब देना उन्होंने शुरू किया है। उनके जवाब के बाद इस पर वोटिंग होगी और फिर ये बिल पास होने की संभावना है। उसकी वजह ये कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास है और जिन पार्टियों पर इस तरह का आशंका थी कि वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, बिल के विरोध में खड़े हो सकते हैं, उन पार्टियों ने तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा जोर शोर से बिल का सपोर्ट किया है, चाहे वो ललन सिंह हो जेडीयू के या फिर टीडीपी। इन्हीं दोनों पार्टियों को लेकर के तमाम आशंकाएं लोग जता रहे थे कि ये लोग इस बिल को रोक देंगे, लेकिन बिल रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही रोचक बहस हुई है, दिलचस्प बहस हुई है। हालांकि जिस तरह से जितनी अटैकिंग और जो जो इशू है, दरअसल इशू वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ विधेयक नहीं है, इसके जरिए जो चीजें की जा रही हैं उनको देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका में पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है कि क्या होने वाला है, ट्रंप क्या करने वाले हैं। टैरिफ की घोषणा से पहले एक और खास बात यह हुई, पॉलिटिको ने खबर दी है, उसने ये बताया कि ट्रंप बहुत जल्द ही एलन मस्क को मतलब उनके पास जो जिम्मेदारी है
वो जिम्मेदारी वापस लेने वाले हैं। हालांकि वो एलन मस्क की तारीफ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो अपने बिजनेस में वापस जाएंगे। दरअसल उनका बिजनेस अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में टेस्ला जो नंबर 1 कंपनी थी उसकी बिक्री बहुत घट गई और चाइनीज कंपनी बीवाईडी ने उस पर बढ़त ले ली। इसी दौरान जब ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली और एलन मस्क डीओजीई के प्रमुख बने और उन्होंने जिस तरह से यूसेड और बहुत सारा मतलब एक तरह से तलवार चलानी शुरू कर दी, जो सामने आया उसको काट दिया। तो अब उसमें अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। दरअसल चाइना की जो तैयारी चल रही है उसे समझने की जरूरत है। आज अखबारों में खबर थी कि उसने भारत से कहा है, डोंट वरी, अगर आप पर इस तरह की कुछ आता है, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है और ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, साथ ही भारत ट्रेड में सरप्लस है, यानी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो चाइना ने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपको दिक्कत होगी तो हमारा मार्केट है, हम सपोर्ट करेंगे आपके एक्सपोर्ट के लिए। अब चाइना की आप पूरी रणनीति देखिए क्या चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है जिसने इतने दिनों में पूरी दुनिया में जो उसके खास देश थे, जो उसके खास लोग थे, सपोर्टर्स थे, उन सबको नाराज किया है। कनाडा जैसा देश जो कोई सोच ही नहीं सकता था कभी अमेरिका से दूर हो सकता है, मैक्सिको कभी अमेरिका से दूर हो सकता है, ब्रिटेन कभी अमेरिका से दूर हो सकता है, ईयू जो ये तो पूरी तरह से स्टेपनी थे अमेरिका की। अब ये सारे लोग दूसरी संभावनाएं तलाश रहे हैं और अमेरिका को आंख भी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जो डेवलपमेंट्स हुए उन पर नजर डालें। ईयू चाइना के साथ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और चाइना ईयू को यह बता रहा है कि भाई देखो, आपके लिए जो जिस तरह से अमेरिका पे तो भरोसा हो नहीं सकता, अमेरिका नाटो को भी कमजोर कर रहा है। तो ऐसे में जिस मार्शल प्लान के जरिए नाटो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ऐसा ही अब जो स्थितियां हैं उसमें एक और मार्शल प्लान की जरूरत है और वो मार्शल प्लान यूरोप और चाइना उसके आधार में होंगे। उसका आधार, उसकी नींव अमेरिका, जैसे पहले वाले मार्शल प्लान में अमेरिका और यूरोप था। अब उसने कहा है कि नहीं, आप लोग सोचिए और हम हैं, और यूरोप की सिक्योरिटी के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि यूरोप की जो सिक्योरिटी है उनको जो उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो रूस को लेकर के हैं। चाइनीज जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने इस तरह के एडिटोरियल्स और इस तरह के आर्टिकल्स, एनालिसिस छापे हैं जिनमें ये कहा गया कि हमारे चाइना के रूस से अच्छे संबंध हैं, तो रूस को अगर कोई डोमिनेट कर सकता है तो वो चाइना ही है। और इसलिए यूरोप की सिक्योरिटी में उसके लिए जो मार्शल प्लान या जो प्लान, दूसरा मार्शल प्लान, उसमें चीन की अहम भूमिका हो सकती है। ये बात उसने बहुत साफ तौर पर कही। दूसरी तरफ जो चीन के एडवर्सरीज और अमेरिका के और खास दोस्त, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इन तीनों को चाइना कह रहा है कि भाई आप जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए हम लोगों को एक साथ मिलकर के सोचना पड़ेगा। और चाइना बहुत मजबूती के साथ, नो लूज टॉक्स, कोई भारी भरकम कोई दावे नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका लगाएगा, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और इस दौरान जो चाइना से खबरें आ रही हैं वो खबरें बिल्कुल अलग तरह की हैं, जहां अमेरिका में ढेर सारे कंसर्न्स, उनका स्टॉक मार्केट गिर रहा है, वोलेटिलिटी है,
उनकी बाजारों में जबरदस्त दिक्कत है इस समय। आज की खबर सीएनएन की जो खबर है, सीएनएन कह रहा है कि वहां पर लोग लोग लाइन लगी हुई है बहुत सारी की, टैरिफ के बाद सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। उससे पहले बहुत सारी खरीदारी के लिए लाइन लगी हुई है कि भाई ऑटो ले लो, ऑटो मतलब कार वगैरह, ये सब जिसको खरीदना है इससे पहले, क्योंकि इसके बाद जब टैरिफ लागू हो जाएगा तो हर चीज करीब 20-30% तक महंगी होने वाली है। और ये महंगाई कहीं ना कहीं अमेरिकन पब्लिक के लिए ही दिक्कत तलब होगी, क्योंकि ये इससे दिक्कत चाइना को कितनी होगी, इंडिया को कितनी होगी, ब्रिटेन को कितनी होगी, कनाडा को कितनी होगी, ये अलग मामला है। मामला ये है कि उनके इस कदम से अमेरिकन्स को कितनी क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या दिक्कत उनके लिए खड़ी होने वाली है। दरअसल जैसे ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में स्थिति यह है कि आपके जितने कल पुर्जे हैं उसमें से अधिकतर बाहर से आते हैं, और अगर ये कल पुर्जे महंगे हो जाएंगे, बनाने में टाइम लगेगा, आप पूरा जो जो एक सप्लाई चेन है, नई सप्लाई चेन ओवरनाइट तो खड़ी नहीं की जा सकती है। पहले दरअसल हुआ क्या, 10-12 साल पहले, 15 साल पहले सस्ते लेबर और मैन पावर और इसके अलावा चाइना की जो सुविधा दे रहा था, उनके चलते अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उन लोगों ने अपने अपने जो वहां पर वो बंद करके और चाइना का रुख किया। और चाइना में सबके, चाहे एप्पल हो या जो भी बड़ी कंपनियां, इवन जो टेस्ला है, टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना में है। अब अगर वो चाइना से भी सामान वापस भेजेगा तो उस पर टैरिफ लगेगा, और टैरिफ लगेगा, ये एक बड़ी दिक्कत की स्थिति है। चाइना इस मामले में थोड़ा वो तैयारी उसकी पहले से चल रही थी। दरअसल जो पहला कार्यकाल था ट्रंप का, तब से ही चाइना इस तैयारी में था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं और इस तरह की चीजें होंगी तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। अब उसने अपनी मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो $1 बिलियन का प्लान है। और दूसरी तरफ अमेरिका में जो चीजें हो रही हैं वहां पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ गया है, और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, जो येल यूनिवर्सिटी की बजट लैब है उसने एक असेसमेंट ये दिया है कि यूनिवर्सल 20% टैरिफ अगर लगाया जाता है, देन इट वुड कास्ट द एवरेज हाउसहोल्ड, अमेरिकन हाउसहोल्ड, एन एडिशनल $3,400 to $4,200 पर ईयर। और ये वहां के लोगों को ही देखना पड़ेगा, वहां के लोगों की इनकम पे फर्क पड़ेगा। तो और जो जो चाइनीज वो हैं, चाइना ये कह रहा है, चाइना ग्लोबल टाइम्स ने आज एक आर्टिकल लिखा है। ग्लोबल टाइम्स दरअसल माना जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट का माउथ पीस है एक तरह से। जो चाइना में तरीका ये कि वहां जैसे अपने यहाँ नेता लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे बांग्लादेश ने कोई बात कही तो हमारे असम के मुख्यमंत्री कुछ बोलने लगे, त्रिपुरा से एक पॉलिटिकल पार्टी जो वहां सरकार में है वो कुछ बोलने लगी और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करें। वहां इस तरह की चीजें नहीं होती। वो बहुत उनके चैनल्स हैं, उन चैनल्स के जरिए एक सटल कम्युनिकेशन करते हैं। और वो आज जो चीजें जीटी वॉयस करके जो ग्लोबल टाइम्स ने छापा है उसका हेडलाइन ये है, वाशिंगटन्स फैंटेसी ओवर टैरिफ शोज ओवर एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट। और ये उनका कहना है कि भाई आप जब टैरिफ लगा रहे हो तो आप ये मान करके चल रहे हो कि सारा जितना देश एक्सपोर्ट करते थे आपके देश में वो सब एक्सपोर्ट करते रहेंगे और उन पर आप इतना पैसा उगा लोगे जिससे $1 ट्रिलियन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। बट इस बात की क्या गारंटी है कि जो कंट्रीज, जो नेशंस आपके यहाँ एक्सपोर्ट करते थे वो अल्टरनेट चीजें देख लें। और दरअसल जिस तरह की चीजें बन रही हैं दुनिया में उसमें भी इस तरह का दिखाई दे रहा है। जैसे अफ्रीका
अफ्रीका चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। साउथ अमेरिका जो बैकयार्ड माना जाता था अमेरिका का, वहां पर भी ब्राजील या दूसरे देश पनामा या कोलंबिया, इस ढेर सारे देश ऐसे हैं, चिली, जो जो अल्टरनेट चीजें देखने लगे हैं। और अमेरिका की वो हैसियत नहीं रही, जैसे अभी म्यांमार और थाईलैंड में जो अर्थक्वेक की वजह से तबाही हुई है, तो अमेरिका का उसमें कोई खास रोल दिखाई नहीं दे रहा है। वहां रोल किसका है? इंडिया का तो है ही, म्यांमार को लेकर के बड़ी घोषणा की है मोदी जी ने, लेकिन चाइना बड़े स्तर पर खड़ा है। तो जो पहले रोल अमेरिका प्ले करता रहता था, उस रोल में चाइना आता चला जा रहा है। चाइना की मजबूती दरअसल आज की नहीं है। चाइना की मजबूती पिछले 10 साल से 12 साल से जो चीजें चल रही हैं, जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने इस तरह से प्रचारित किया कि भाई ये जो है वो एक तरह से लोगों को डेट ट्रैप में, देशों को, गरीब देशों को डेट ट्रैप में फंसाने का तरीका है। लेकिन आप इसे इस तरह से देखिए, आप अनबायस्ड होकर चीजों को देखिए। अमेरिका जब किसी की मदद करता है, कहीं जाता है, तो उसकी पहली शर्त होती है, हालांकि वो कर नहीं पाया है, कि डेमोक्रेसी, लिबरल रिजीम होनी चाहिए, और इस तरह प्रेस फ्रीडम, लिबर्टी, इन सारे बड़े बड़े इश्यूज की बात करता है। करता कुछ नहीं है इस तरह का, क्योंकि पिछले 20 सालों में अमेरिका जहां गया, इराक में गया, अफगानिस्तान में गया, वेस्ट एशिया में बैठा हुआ जहां भी है, आप ये देखिए क्या वहां पर डेमोक्रेसी लौट के आ पाई, या वहां स्थितियां और खराब हो गई। पाकिस्तान तो शुरू से उनका देश रहा है, वहां डेमोक्रेसी की क्या हालत है। और भी ढेर सारे देशों को आप कह सकते हैं। और जो देश यूएस के एलाइज हुआ, जैसे आप बिग इकोनॉमीज को छोड़ दीजिए कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, इन सबको छोड़ दीजिए, ये बड़ी इकोनॉमीज हैं। आप छोटी इकोनॉमीज को देखिए कि जैसे साउथ अफ्रीका क्या कर रहा है? साउथ अफ्रीका क्या अमेरिका के साथ है? यूरोप के छोटे छोटे देश क्या वो अमेरिका के साथ खड़े हैं? एशिया, जैसे आसियान कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, ये ताइवान कह रहा हूं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ये ढेर सारे देश, म्यांमार, थाईलैंड का नाम तो मैंने ले लिया, ठीक, ये सारे जो देश हैं, लाओस, ये सारे देश क्या अमेरिका के साथ मजबूती से खड़े हैं? यहां तक कि जो फिलीपींस, अमेरिका के मिलिट्री अड्डे हैं वहां पर, उसके बावजूद फिलीपींस कहीं ना कहीं चाइना की तरफ, जबकि साउथ चाइना सी का पूरा मामला फिलीपींस से खड़ा होता है, और उस पूरे अफेयर में फिलीपींस का एक रोल रहता है, अमेरिका उसके जरिए प्ले करता है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें फिलीपींस भी चाइना की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। आप इंडो पैसिफिक देखिए, इंडिया चाइना का बहुत, इंडिया अमेरिका का बहुत खास उसकी रिलेशनशिप, खास तौर से न्यूक्लियर डील के बाद, या इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू हो गई थी, और पहले से शुरू हो गई थी, चंद्रशेखर के समय शुरू हो गई थी। 1991 की बात कर रहा हूं। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था, उस समय अमेरिकन फौजें जब वहां जा रही थी, तो उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को तेल भरने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एयरपोर्ट्स पर अलाउ किया था। वहां से चीजें शुरू हुई थी, और यहां तक आ गई कि आज हम उसके सबसे करीबी एलाई माने जाने लगे हैं, अमेरिका के। लेकिन क्या अमेरिका कोई कंसेशन, ट्रंप जो मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी उनके चुनाव प्रचार में गए थे 2019 में, लेकिन क्या आज अमेरिका
उस दोस्ती के, जो दोस्ती मानी जाती थी कि भाई ये दोस्ती, इसके चलते ट्रम्प आएंगे तो फिर मोदी जी के साथ मतलब भारत का बहुत अच्छा हिसाब हो जाएगा। लेकिन एक एक करके सारी चीजें, आप अडानी का इशू हो, खालिस्तान का इशू हो, जो पॉलिटिकल इश्यूज है ये इशू हो, या फिर जो ट्रेड का इशू हो, जो ट्रेड का इशू हो, उन सब में क्या कोई कंसेशन कहीं अमेरिका की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। और अब प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि इंडिया अपनी एग्रीकल्चर की मार्केट भी खोले और जो यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर आकर के compete करें, उनके लिए कंपटीशन की जगह बनाई जाए। ये चीजें चल रही हैं। ऐसे में अब आप सोचिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ ये जब ट्रम्प कहते हैं कि टैरिफ टेररिज्म इंडिया करता है और उसने सबसे ज्यादा टैरिफ उसी का है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ हमने ज्यादा टैरिफ लगा रखे हैं। लेकिन वो टैरिफ क्यों लगे हुए हैं? WTO के तहत हैं, और वो टैरिफ इसलिए लगे हुए हैं जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उसको नुकसान नहीं हो, वो कम्पीट कर सके। एग्रीकल्चर में खास तौर पे, फूड प्रोडक्ट्स में खास तौर पे, डेयरी प्रोडक्ट्स में खास तौर पे, फार्मास्यूटिकल में खास तौर पर, और इन सब चीजों पर अमेरिका का प्रेशर है। जो डील चल रही है, डील की जो बात हो रही है, जो $500 बिलियन का ट्रेड करना है, उसके लिए जो बातचीत शुरू हुई है, ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिसके लिए अभी अमेरिकन टीम आई हुई थी, वो किस डायरेक्शन में चीजों को ले जा रहे हैं? क्या वो डायरेक्शन विन विन है या विन विन नहीं है? ये देखने की बात है। अब चाइना की बात करें, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। हम लोग जब वक्फ संशोधन अधिनियम पर हो सकता भी वोटिंग शुरू हो गई हो, और फिर उसके बाद बल्ले बल्ले हो कि भाई गवर्नमेंट जीत गई, क्या बात है, और देश में सब सुधर जाएगा, वक्फ संशोधन विधेयक निकल जाएगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर औरंगजेब आ जाएगा, औरंगजेब के बाद बाबर आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर संभल में हो सकता कुछ हो जाए, और कल जो खबर बने वो संभल से निकल के आए या कानपुर से निकल के आए, मे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पुलिस का जो मैंने आपको बताया कि पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है, उसका मतलब बहुत साफ है। उसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति बने और उसमें फिर पोलराइजेशन का मामला खड़ा हो जाए। और ये इशू ऐसा है, दरअसल इस इशू को भी सोचने की जरूरत है कि ये इस इशू के पीछे गवर्नमेंट ऐसे समय में पड़ी हुई है जब गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी, जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में टेक्टोनिक चेंज आ रहे हैं, उसमें अपनी जगह बनाने, अपने को एक पोल के तौर पर स्थापित करने, वो सारी चीजें हों, देश को बताए, पार्लियामेंट इस पर डिस्कस करे कैसे चीजें बनेंगी सबके साथ मिलकर के। ये मौका है दरअसल एक, उस पर बात करने की जगह, उस पर लोगों को तैयार करने की जगह, उस पर विचार विमर्श की जगह, चीजें क्या हो रही हैं, कन्फ्रंटेशनिस्ट मामला चल रहा है कि वक्फ विधेयक पास होना है, औरंगजेब पर बात होनी है, बुलडोजर न्याय की बात होनी है, इस पर बात होनी है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, योगी क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, ये सारी कहानी चल रही है। राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। लालू जी का आज एक 2010 का भाषण ले आए, बहुत अच्छा भाषण है वैसे, मैंने भी सुना और मैंने उसका एक क्लिप थोड़ा डाला है मैंने अपने, जिन लोगों ने नहीं सुना हो वो हमारे चैनल पे उस क्लिप को, छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, उसे देख सकते हैं। लेकिन दरअसल ये जो विधेयक है, इस विधेयक में ढेर सारी चीजों से अगर आप उनको देखें तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी है क्यों? कंट्रोवर्सी इसलिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है कि वो कंट्रोवर्सीज खड़ी हो। कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत, उस पर सवाल होता है कि वो क्या इसलिए ला रही है कि वक्फ बोर्ड
मनमानी करते हैं, या जिस तरह से जमीनों पर कब्जा होता है, ये सारी चीजें, जैसे लालू जी अपने भाषण में कह रहे थे कि भाई डाक बंगला चौराहे पे क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, इस तरह की बात कर रहे हैं वो 2010 में। तो वो सारे कंसर्न्स हैं। क्या वो कंसर्न है कि जो गरीब मुस्लिम है, मुस्लिमों को वक्फ का फायदा मिले, वक्फ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पूरा फायदा मुस्लिमों को मिले, या उसके पीछे उद्देश्य ये है कि ऐसा करके एक कन्फ्रंटेशन खड़ा किया जाए, एक पोलराइजेशन किया जाए, और ये बताया जाए कि देखो हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। तो अपने यहां इसलिए इस पर शंका सबको होती। अगर यही काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का करती कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, जो हमें लगता है डेमोक्रेसी में जो तरीका होना चाहिए ये काम करने का, पहले इस आइडिया को फ्लोट करते, इस पर लोगों की राय आती, पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन हो, जो जेपीसी है, जेपीसी में बिल गया, अब विपक्ष का आरोप यह है कि हमारा कोई सुझाव माना ही नहीं गया। तो जब कोई सुझाव माना ही नहीं गया तो जेपीसी क्या सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए थी? भाई जेपीसी का मतलब ये हुआ कि जो लोग सुझाव दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, उन पर बात की जाए, उनकी वेटिंग की जाए और उनको फिर शामिल करिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष के सारे लोगों ने जो सुझाव दिया वो सुझाव माने जाने योग्य नहीं है, और टीडीपी और जेडीयू ने सुझाव दिए वो माने जाने योग्य है? और ये किया गया, और लोगों से भी बात नहीं की गई। तो क्या ये तरीका अगर होता और सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस तरह की होती कि भाई ये लोग कोई वैमनस्य फैलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये एक समय की जरूरत है उसके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो समझ, जैसे ट्रिपल तलाक का इशू है, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल तलाक के खिलाफ आप इसलिए हैं कि ट्रिपल तलाक एक गलत परंपरा है, या आप इसलिए हैं कि इससे एक मैसेज ये जाएगा कि हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, और जो उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बड़ी खुश होगी और वो एकजुट रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब अगर ये उद्देश्य है तो बड़े से, जैसे अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की बात, संविधान के समय, कि भाई संविधान कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे सब चीजें अच्छी होंगी कि उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन से हैं, उनकी मंशा क्या है। तो जैसे जैसे बात ये होती है कि एक चाकू है, तो चाकू से आप सेब भी काट सकते हैं और चाकू से आप सामने वाले की पसलियां भी निकाल सकते हैं। तो बात ये, आपकी मंशा, उस चाकू आपके पास है, उस चाकू से आप करने क्या जा रहे हैं? क्या आप सेब काटने जा रहे हैं या पसलियां निकालने जा रहे हैं? या पसलियां ना भी निकाल लें तो क्या मैसेज आप पसलियां निकालने का दे रहे हैं? ये इस वजह से इसको लेकर के एक संदेह खड़ा है, और जिसके चलते एक डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो ये, और जो लोग, ये बात जो जीतन राम मांझी ने पार्लियामेंट में कहा, अमित शाह ने कोट किया लालू प्रसाद यादव को कि भाई पहले यही ऐसा कह रहे थे कि कड़ा कानून बनना चाहिए, ये होना चाहिए, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ठीक है वो कह रहे थे, लेकिन उस कहने के पीछे क्या मुसलमानों को टाइट करने का मंशा थी, या मंशा ये थी कि भाई जो गलत चीजें हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए? बस यही अंतर है। और इस अंतर के, जैसे ढेर सारी 370 पर मैं कहता हूं, 370 जो हटाई गई, 370 कुछ बचा नहीं था। मेरा अपना, मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, मैंने देखा है, लोगों से बात की है, अलगाववादियों से भी बात की है, जो वहां के नेशनलिस्ट लोग हैं उनसे भी बात की, जो वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी बात होती रहती थी। दरअसल कुल मिला के 370 तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय ही उसकी जान निकाल दी गई थी, कुछ बचा नहीं था उसमें।
जो उसमें खास चीज, और जो अभी कहा जा रहा है कि साहब वहां कानून नहीं लागू होते थे, वहां सिंपल ये था कि जो कानून पार्लियामेंट पास करेगी उन कानूनों का रेटिफिकेशन वहां की विधानसभा और विधान परिषद को करना होगा बस। और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, सभी राज्यों में होना चाहिए। अब इसमें जो सरकारें वहां होती थी वो सरकारें दिल्ली की पिट्ठू सरकारें होती थी, कांग्रेस हो या कोई, बस एक सरकार ऐसी रही है, एक सरकार या दो सरकारें कह लीजिए। एक जब 77 में शेख अब्दुल्ला जीत करके आए, वो सरकार एक ऐसी थी, और दूसरी सरकार रही 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये सरकार बनने दी। वो चाहते तो उस समय भी, हालांकि उस समय बीजेपी का एक भी विधायक जीता नहीं था, लेकिन वो ये कर सकते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बने। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी यानी केंद्र की सरकार ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ वहां पर खड़ा किया था और सपोर्ट भी किया था हर तरह से। मैंने देखा है उन चीजों को कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास कोई संसाधन नहीं थे, और ये सब अब इसके प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बातें उस समय आम थी जम्मू कश्मीर में कि मुफ्ती मोहम्मद सईद को दिल्ली का सपोर्ट है। लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और वो रिजल्ट्स दरअसल कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थे। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 28 सीटों के साथ, और दूसरी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस 20 सीटों के साथ, और 16 सीटें थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, और 16 की 16 सीटें उनकी वैली से ही आई थी, कश्मीर घाटी से। उस समय मैं वहीं रहा करता था, अमर उजाला का संपादक था। तो लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी चाहते तो प्रेशर इस तरह के हो सकते थे कि भाई फारूक अब्दुल्ला की ही सरकार बनवा दी जाए, लेकिन ऐसा कोई केंद्र से कोर्सन नहीं किया गया, और वहां विपक्ष की सरकार बनी कांग्रेस के समर्थन वाली, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, और वो सरकार चली। बाद में गुलाम नबी आजाद 3 साल उनको बनना था, 3 साल गुलाम नबी आजाद रहे, आखिर में इस्तीफा देना पड़ा गुलाम नबी आजाद को, जिसमें जो सोनमर्ग में जमीन को लेकर के कुछ इशू आए थे, उस इशू पर। लेकिन ये तो रहा। इसके अलावा जो भी सरकारें रही, आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनाई, तो क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ऐसी सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी चाहे उसके उलट जा सकती है? महबूबा मुफ्ती की सरकार क्या ऐसी सरकार थी? नहीं थी। तो 370 को इस तरह से प्रस्तुत करना के साथ बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि इनकी दिक्कत क्या होती है, देखिए दिक्कत जहां जहां पर मंशा पर सवाल उठता है। 370 तो कांग्रेस भी, नेहरू जी ने भी कहा था घिस जाएगी, ये 370 बचेगा ही नहीं कुछ, और नेहरू के समय में ही काफी कुछ घिस गई थी। मंशा पे ये कि आप उसको गुब्बारा फुला करके, जिसमें कुछ था नहीं, गुब्बारा फुला करके एक मैसेज ये देना चाह रहे हो कि साहब 370 मुसलमानों को फायदे के लिए थी, और मुसलमानों के फायदे के लिए थी, इसलिए हम इसे खत्म कर रहे हैं। और आपने बिना सही प्रक्रिया अपनाए, टेक्निकली आप सही होंगे, नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं। 370 हटाने का प्रावधान तो था संविधान में, इसका मतलब आपने हटाया, टेक्निकल वो किया। अब उसमें है क्या? उसमें था ये कि वो वहां के लोगों की राय, यानी वहां के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की राय, और जनप्रतिनिधि कोई उस समय था नहीं, असेंबली थी नहीं, चीफ मिनिस्टर था नहीं। तो जो गवर्नर उत्तर प्रदेश से गया हुआ मलिक साहब, सतपाल मलिक, वो भी ये कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था, हमारे पास रात में कागज आया, साइन करके भेज देना है। तो इसमें जम्मू कश्मीर की जनता का सपोर्ट कैसे हो गया? अब उसका टेक्निकल ये कि जब असेंबली नहीं होगी
तो वहां के प्रतिनिधि चुने हुए लोकसभा में हैं, तो वो सारे लोकसभा के बाद अधिकार आ जाते हैं। लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा नहीं गया। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से थे, अनंतनाग से कोई रहा होगा, मुझे नहीं याद कौन था। तो क्या उनसे पूछा गया? और जब इस पर बहस शुरू हुई तो फारूक अब्दुल्ला को वहां नजरबंद किया गया, आने ही नहीं दिया गया। अब आप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सवालिया निशान लगाती। ये चीजें हैं। जैसे बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कोई संघ का या सावरकर का या जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का आइडिया नहीं है। ये आइडिया जवाहरलाल नेहरू का आइडिया है। लेकिन दोनों आइडियाज में अंतर यह है, जवाहरलाल नेहरू का जो आइडिया है, जो अंबेडकर का आइडिया था, वो आइडिया ये नहीं था कि आप किसी को परेशान करने के लिए दूसरों के परंपराएं बंद कर दो और एक एक खास वर्ग की परंपराओं को दूसरों पर लाद दो। ये सब तो नहीं था। ये था कि भाई समाज में जो भी कुरीतियां हैं, किसी भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उनको दूर किया जाना चाहिए। और दूसरा ये था कि जो पर्सनल लॉ हैं वो पूरे देश में एक जैसा, सबके एक जैसे अधिकार होने चाहिए। एक देश के लोग हैं तो एक जैसे अधिकार होने चाहिए, एक जैसा इनहेरिटेंस होना चाहिए। लेकिन उस समय यही लोग उसके खिलाफ थे। और आज जब बात करते हैं कि और जो जो चीजें लेकर के आते हैं उसमें देखिए, जैसे ट्रंप से इसलिए कंपेयर करते हैं, ट्रंप और यहां काफी समानता दिखाई देती है। ट्रंप हर चीज को पीछे ले जाना चाहते हैं, हर चीज को। अमेरिका को जब वो मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बादशाह हुआ करता था 50-60, उस दौरान के दिनों में ले जाना चाहते हैं। वो जो जो समाज आगे बढ़ रहा है, जो नई चीजें सबको स्वीकार करने की बात है, डाइवर्सिटी वाला जो पूरा कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को किल कर रहे हैं। वो उस कंसेप्ट को किल कर रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर्स जो वहां आंदोलन चला, और जो खास तौर पे अमेरिका में तो खासा एक तरह से आंदोलन हुआ है, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। जो ओपननेस की बात थी, जो डेमोक्रेसी की बात थी, जो लिबर्टी की बात थी, आप उन पर कुठाराघात कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है, वहां का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी का, उसको किस तरह से दबाव डाल करके कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से चले। अमेरिका ग्रेट बना वो इस वजह से नहीं बना कि भाई सारे लोग इसी तरह से सोचेंगे जैसा सरकार चाहती है। अमेरिका ग्रेट इसलिए बना कि दुनिया के जो पूरी दुनिया के लोग, उनमें जो भी ब्राइटेस्ट माइंड्स थे, उनको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि हमारे यहाँ आओ, खुली हवा मिलेगी, सोचो, करो, इनोवेट करो और रहो, किसी पर कोई बंदिश नहीं। तब अमेरिका ग्रेट बना। अमेरिका ग्रेट तब नहीं बना कि सब तरफ से बंदिश, कि आप ये सोचोगे, ये नहीं सोचोगे, इसके साथ रहोगे, इसके साथ नहीं रहोगे, ये पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे, अगर फलस्तीन के साथ खड़े हो गए तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। अभी आपको याद है कि एक इंडियन स्टूडेंट को भागना पड़ा रातों रात वहां से। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी दिक्कत हो रही है, दुनिया के बाकी जगहों के स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत हो रही है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां के जो बाहर के देशों के, यूरोप के हों, चाहे चाइना के हों, अफ्रीका के लोग हों, दूसरी जगहों के जो बड़े काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, वो सारे लोग अब अमेरिका छोड़ने की तरफ। आप अगर चाइनीज अखबार देखें, अमेरिकन अखबार तो उस तरह से वो प्रोपेगेंडा पे ज्यादा रहता है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट, वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं। वो उनके बड़े अलग तरह के, भले फ्री प्रेस की बात करते हो, फ्री प्रेस उनका तभी तक है जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट उनके हिसाब से फुलफिल हो रहे हैं। अगर वो नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो फिर उनका फ्री प्रेस नहीं है, वहां उनका फ्री प्रेस खत्म हो जाता है। अगर आप देखें कि वहां से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, सोशियोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये कंप्यूटर साइंस के, ये सारे लोग, ऐसा कोई दिन नहीं होता है
जिस दिन चाइना के अखबारों में ये खबर ना हो कि फला प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एक बड़ा प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो हांगकांग में ज्वाइन करे, चाहे वो संघाई में करे, बीजिंग में करे, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो टॉप 100 में आती हैं। इवन ईयू मतलब यूरोप से भी लोग, और यहां से अमेरिका से लोग जो चाइना नहीं जाना चाहते हैं वो यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे हैं, जो पहले खाली हो गई थी, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये सब हैं। इन जगहों पे फिर से फ्लो शुरू हो गया है, इक्का दुक्का लोग जाने लगे हैं। तो ऐसे में अमेरिका को ग्रेट तो नहीं बनाया जा सकता, अमेरिका को आपने बंद कर दिया बिल्कुल। तो ये जो लिबरेशन डे की बात होती है, मैं तो इसे ये कहता हूं कि इट्स लिबरेशन फ्रॉम द अमेरिका फॉर द वर्ल्ड। तो ये लिबरेशन डे दुनिया के लिए है। अब अमेरिका क्या करता रहा, जो जो बात मैं उस समय कह रहा था, अभी बीच में फिर थोड़ा कुछ और बात करने लगा कि ये एक एक सवाल मैं आपके सामने, आप सोचिएगा आप इस पर, कि जैसे वेस्ट एशिया है या लेबनान है या सीरिया है, लीबिया है, जो भी ऐसी जगह हैं, वहां पे जो लड़ाके हैं, जो विद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, और दूसरी तरफ जो स्टेट है, दोनों के पास एक ही हथियार कैसे हैं? इसका मतलब कि सपोर्ट आप उनको भी करता है कोई, और जो सपोर्ट उनको करता है उनको हथियार आपसे मिलते हैं और वो उनको पहुंचाते हैं। ये खेल क्या है? एक साउथ अफ्रीका में मुझे याद नहीं आ रहा, डेसमंड टूटू या किसी ने कहा था अमेरिका को लेकर के, अमेरिका और यूरोप को लेकर के, कि ये लोग आए और इन्होंने हमें बाइबल थमाई और कहा कि इसी में तुम्हारे सब दुखों का अंत है, और हमने बाइबल पकड़ ली, कहा आंख बंद करो और इसी पे भरोसा करो। जब हमारी आंख खुली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और हमारे यहाँ की सारे संसाधन जो है वो इनके पास थे। मैं तो कहता हूं कि यूरोप जो आज खराब हालत दिख रही है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 200-250 साल तक जो उन्होंने दुनिया को, खासतौर पे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को लूटा है, वो लूट का माल उनका खत्म हो रहा है। मैं पहले बहुत जब देखता था यूरोप में या कहीं पर कि अरे क्या शहर हैं, क्या बढ़िया बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितनी बढ़िया कैनाल्स हैं, कितनी बढ़िया सड़कें हैं, कितने बढ़िया मोन्यूमेंट्स हैं, क्या तरतीब से सब चीजें, और बच्चों के लिए क्या बढ़िया पार्क है, हर चीज बढ़िया है। अब लगता है कि ये सारी चीजें लूट के माल से बनी हुई हैं, अब उनको मेंटेन करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि जो जो इतिहास चक्र है वो अब आगे बढ़ गया है और एशिया में सारी चीजें अब आने लगी, अफ्रीका का भी नंबर आ जाएगा। कई विद्वान ये कहने लगे हैं कि 21st सेंचुरी इज एशियन सेंचुरी, और ये बात अगर आप डेटा देखेंगे, अगर आप पावर शिफ्ट देखेंगे, तो आपको इस समझ में आएगा कि वाकई ये एशियन सेंचुरी है। अगर चाइना, इंडिया और आसियान को मिला दें, ये एशिया ही हो गया, खाली वेस्ट एशिया बचा और सेंट्रल एशिया बचा, बाकी सब तो इसमें आ गया। भाई ईस्ट एशिया भी आ गया, साउथ ईस्ट एशिया भी आ गया, साउथ एशिया भी आ गया। तो अब इन सबको अगर मिला लें तो दुनिया की 35% से ज्यादा जीडीपी इसी इलाके में है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, 40% पॉपुलेशन यहीं पर है। तो एक तरह से जो ग्रेविटी है वो इधर शिफ्ट कर गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या नए अलायंसेस कुछ इस तरह के बन पाते हैं। अमेरिका ने जो स्थितियां बना दी हैं उनमें तो इस तरह के अलायंसेस दिखाई देने लगे हैं। जैसे इंडिया को लेकर के एक संदेह की स्थिति रहती है, खासतौर पे इस इलाके में, खासतौर पर जो चाइना वाला जो ब्लॉक है उसमें। चाइना के साथ अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि चाइना के साथ हमारा कभी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है सिवाय 62 के, बड़ा कन्फ्रंटेशन कभी नहीं हुआ।
छोटे भी नहीं हुए उससे पहले। ये तो बाद में थोड़े बहुत छोटे मोटे शुरू हो गए कि अरुणाचल और यहाँ वहाँ जो चीजें हैं, जैसे गलवान हो गया पिछले दिनों, ये सब हुआ है। लेकिन हमेशा हमारा आदान प्रदान रहा है, हमारे कल्चर्स एक दूसरे से काफी लेन देन वाली स्थिति में रहे। और जो औरंगजेब की बात अभी हुई, तो मैं एक दूसरे उसमें जिक्र करूंगा कि जहांगीर से लेके औरंगजेब तक, मतलब अकबर के बाद, या अकबर से ही मान लीजिए आप, अकबर से लेके औरंगजेब तक 1707 तक, और थोड़ा और बाद औरंगजेब मरा, उसके बाद चीजें खराब होने में टाइम लगे। तो इस दौरान भारत और चीन दोनों मिलकर के दुनिया की 50% जीडीपी कंट्रोल करते थे। 50% जीडीपी। और जहांगीर के समय में शायद 28% हिस्सेदारी हमारी हुआ करती थी। मैन्युफैक्चरिंग में औरंगजेब के समय में 24% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में, उस समय जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती, कपड़ा है और इस तरह की चीजें होती थी, तो इनमें 24% इंडिया की हिस्सेदारी हुआ करती थी। तो ऐतिहासिक रूप से आप देखें, कल्चरली देखें, आप अगर इसको सभ्यतागत उसमें देखें, तो दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन नहीं रहा है, दोनों पैरेलल चलने वाली सभ्यताएं रही हैं, सह अस्तित्व वाली। इनके बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। तो क्या इससे कोई फ्यूचर के लिए नुस्खा निकल सकता है, जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इशारा किया था, किया है अभी जो वो पॉडकास्ट हुआ था उसमें। और चाइना में भी विद्वान ये बात लगातार कहते हैं, लगातार कहते हैं। तो ये सारी चीजें, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब तो हमें लगता है कि सुबह वहां के 4 बजे, शाम के 4 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं, तो वो टाइम पास आ रहा है, या हो सकता है कि वहां पे आ गया हो, वाशिंगटन में इस समय 4 बज रहे हो, या बाद में थोड़ा 1-2 घंटे बाद बजे, तो वो चीजें सामने आने वाली हैं। और यहाँ पर आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक कंट्रोल रूम बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया, पीटीआई की खबर आई, कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें जो विद्वान लोग हमारे देश के हैं, इकोनॉमी के, ट्रेड के, डिप्लोमेसी के, वो सारे लोग ये इस बात को रियल टाइम एनालाइज करेंगे कि भाई जो ट्रंप कह रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उससे हम कैसे निपट पाएंगे। लेकिन ये ठीक है, ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अपने देश में जो नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं, जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, ये क्या है? दुनिया की पार्लियामेंट क्या डिस्कस कर रही हैं? वो इकोनॉमी पे बात कर रही हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, या कोई दूसरी, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो कनाडा हो, मैक्सिको हो। वहां के प्राइम मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, उनकी बड़ी चिंता इस समय क्या है? उन गवर्नमेंट्स की बड़ी चिंता क्या है? और हमारा, आप देखिए, हमारे भी सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है, नंबर 2 पे चीन है, बीच में चीन आगे हो गया था, लेकिन फिर अमेरिका नंबर 1 है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, जहां हम सबसे ज्यादा सामान बेचते हैं, अगर उस सामान पर, वो सामान पर प्रतिबंध लगेगा, ऑब्स्टेकल्स खड़े किए जाएंगे, बाधाएं खड़ी की जाएंगी, बैरियर्स खड़े किए जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ेगा? हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? हमारे रोजगार पे क्या पड़ेगा? हमारी इनकम पे क्या पड़ेगा? हमारी जीडीपी पे क्या पड़ेगा? सोचिए कभी इस पर। इसके लिए लोगों को तैयार करने की जरूरत है, तो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी है। वो लोगों को तैयार कर रहे हैं साहब, काशी मथुरा में, जैसे अभी दत्तात्रेय होसबोले ने बोला, काशी मथुरा के जो मुक्ति का आंदोलन है, उसमें आरएसएस के लोग शामिल हो सकते हैं, स्वयं सेवक शामिल हो सकते हैं। अरे यार, क्या बात कर रहे हो? दूसरी तरफ मैं चाइना से इसलिए कंपेयर करता हूं कि चाइना जो एक लोगों में, चाइनीज लोगों में, बाहर जो भी बातें रहती हों कि साहब वहाँ
स्वतंत्रता नहीं है और तमाम बंदिशें हैं। चाइनीज लोगों में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, वो चीज ये है कि दुनिया में अपने को सबसे ऊपर पहुंचाना है। और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप ने, जो उनको 100 साल तक अपमानित किया है, हम लोगों को भी 200 साल तक अपमानित किया है। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई पहली हुई थी, तब से लेकर के 1947 तक, 1947 तक जो डेटा पिछले दिनों एक आया, वो डेटा कोई उस पर ध्यान नहीं, क्या वो डेटा था कि 1707 से 10 से या 35 से कुछ ऐसा ऐसा समय है जब अंग्रेज आने लगे थे, यहाँ आ गए थे, सूरत में आ गए, यहाँ वहाँ चीजें शुरू हो गई, फ्रांस के लोग भी आ गए। तब से लेकर के 1935 तक ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से अपने देश में ले गए। वो 45 है, 55 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 45 प्लस। हमें उसकी कोई चिंता, हमें बात ये, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि साहब औरंगजेब ने ऐसा कर दिया था। औरंगजेब तो यहां से कोई चीज उठा के कहीं नहीं ले गया, यहीं मर खप गए सब। और मैं एक बात और कहता हूं, एक सवाल और है कि अकबर के बाद जहांगीर की मां हिंदुस्तानी थी, शाहजहां की मां हिंदुस्तानी थी, तो ये विदेशी कैसे हो गए? ये तो हाफ हिंदू। अगर मान लीजिए कि जहांगीर की मां हिंदुस्तानी थी, फिर शाहजहां की मां भी हिंदुस्तानी थी, तो शाहजहां तो मतलब जहांगीर 50% हिंदुस्तानी हो गया, 50% हिंदुस्तानी और उसकी मां 100% हिंदुस्तानी, तो जो शाहजहां हुआ तो 75% हिंदुस्तानी हो गया। तो भाई आप इसको इस तरह ये करना, और जो लोग बाहर ले गए यहां से सारी चीजें, आप यहाँ की रेलवे लाइन देखिए, रेलवे लाइन से आपको समझ में आएगा कि लूट किस तरह से हुई। जो पुरानी रेलवे लाइंस हैं, जो 19वीं सदी में बनी, 20वीं सदी की शुरुआत में बनी, वो लाइनें आप देखिए, जंगल में कोई नहीं रहता था, जंगल तक लाइन गई हुई। क्यों गई हुई है? क्योंकि जंगल से उन्हें टिम्बर ले जाना था यहां से, जो बहुत महंगा होता था। और वो हमेशा, आप रेल लाइन आप देखेंगे, जैसे मैं लखीमपुर खीरी में देखता हूं, मैं सोचता हूं कि ये एक एक रेलवे लाइन है जो मैलानी से पलिया होते हुए बलराम, जंगल 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 होते हुए और बलरामपुर जाती है। तो भाई उस जंगल में क्या जरूरत थी? जंगल में जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो सखुआ के जंगल हैं, साल के जंगल हैं, वो शीशम के जंगल हैं। और जो बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी चीजें ब्रिटेन में और यूरोप में देखी जाती हैं, वो यहीं से सब चीजें गई है। ऐसे कॉटन फिर जाता था, नील की खेती यहां कराते थे। और ये कहां जाता था, क्या होता था इसका? तो उस लूट की बात नहीं करेंगे, बात उसकी करेंगे कि जो, और चाइना में और हम में यही अंतर है, उनको याद है हांगकांग कैसे हथियाया गया, उनको याद है कैसे चाइना को अफीमची बना दिया गया, पूरी कौम को बर्बाद करने की पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई, वो याद है। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें, लेख नहीं पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था, तो एक चाइनीज प्रोफेसर थे, ही वाज सेइंग कि क्या कर लेगा अमेरिका, क्या करेगा? हमारे यहाँ की सोच ये है कि ये जो आज आप कर रहे हो, ये 100 साल तक हम झेल चुके हैं, हमें पता है आप क्या करोगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कही जाती है चाइना में, हर आदमी उसको लेकर के एक दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हमें उससे वापस वो दिन नहीं आने। चाइना की जो ग्लोरी, मतलब उस तरह से नहीं कि हम पुराने में लौट जाएंगे, चिंग के समय में चले जाएंगे, जब जहांगीर और औरंगजेब यहाँ पर सबसे धनी राजा दुनिया के होते थे, उस समय चिंग भी वहां का उन्हीं के बराबर का धनी राजा होता था। तो वो ये नहीं कहेंगे कि साहब हमें चंद्रगुप्त मौर्य वाली, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले समय में लौट जाना है, हमें पृथ्वीराज चौहान वाले समय में लौट जाना है, और उसी तरह सब चीजें। आप देखिए एक एक चीज, अपने यहाँ का मेक इन इंडिया,
गवर्नमेंट कितना उसको लेकर के वो थी कि हम 24%, 25% जीडीपी की मैन्युफैक्चरिंग ले जाएंगे? क्या गई? 2014 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, या 2015 में शुरू हुआ था। जीडीपी हमारी जीडीपी की मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी होती थी, वो हिस्सेदारी कम हो गई, 13% अराउंड आ गई, जो 17% हुआ करती थी। चाइना में भी उसी समय मेड इन चाइना शुरू किया गया कैंपेन, और मेड इन चाइना के जो जो टारगेट्स थे, वो टारगेट्स ये थे कि इन इंडस्ट्रीज में हमें नंबर 1 होना है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें दुनिया में इतने तक पहुंचना है। उन्होंने भी ये कर रखा था कि हमें 25% हिस्सेदारी कर देनी है और 30% प्लस दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले आना है, एंड दे गॉट इट, दे अचीव्ड इट। और आज उनकी कंपनियां देखिए, एआई में वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, ईवीज में वो दुनिया के नंबर 1 है, सेमीकंडक्टर्स में ठीक ठाक प्रगति है उनकी। अब जो जो ये है अनमैन्ड व्हीकल, जिसे पहले बोला करते थे, अब जिसको बोलते हैं ये जो क्या मैं मिस कर रहा हूं, अरे अरे जो मोदी जी जिसे जो महिला मंडल है उनको देने वाले हैं गांव में, मिस कर जा रहा हूं नाम, अरे जो जो जिससे फोटोग्राफी भी आजकल होती है, उसमें नंबर 1, उस टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। आपके सैटेलाइट मिलिट्री में ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन मिलिट्री बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट चीन बहुत पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं है। चीन अमेरिका से विमान और फ्रांस से विमान और यहां से ये वहां से वो ये सब नहीं करता है। चीन की अपनी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स में पीछे नहीं है वो। तो जो भी उनकी यूनिवर्सिटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, दुनिया में जितने रिसर्च पेपर छपते हैं उन्होंने अमेरिका को पीछे कर दिया है। और हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं साहब इस बात पे कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल जाती है, हर दिन एक आईटीआई खुल जाता है, क्या इस तरह के जो जुमले आते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटीज में लैब ढंग की नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, किताबें नहीं है, जर्नल्स नहीं है, पढ़ाने वाले आप घटिया लोग रख रहे हो, आप उनके लिए नॉर्म्स चेंज कर रहे हो। होना क्या चाहिए कि टीचिंग के लिए जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते जाने चाहिए, स्टैंडर्ड बढ़ते चले जाने चाहिए, आप स्टैंडर्ड घटाते चले जा रहे हो। अभी जो नया ड्राफ्ट आया है यूजीसी का, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति अब बिल्कुल अलग तरह का हो। पहले वाइस चांसलर के लिए जो भी नियम होते थे उन नियमों को ढीला कर दिया जा रहा है, प्रोफेसर के लिए जो नियम होते थे उन नियमों को ढीला कर दिया जा रहा है। आप सोचते हैं कि हम इसमें हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा, कैसे हो सकता है? और दूसरी तरफ चाइना में स्टैंडर्ड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वो लोगों को इसके लिए कंपेल नहीं करते हैं कि आप बेरोजगार हो तो इसलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ो। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये बात कही जाती थी जिसको नौकरी नहीं मिलती वो एमए करने लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए एमए कर रहे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट है उसमें। नौकरी नहीं मिली तो क्या करें, खाली तो बैठेंगे नहीं, तो एमए में एडमिशन ले लिया, फिर एक एमए हो गया तो लॉ में एडमिशन ले लिया, लॉ हो गया तो उन्होंने एलएलएम में एडमिशन ले लिया, एलएलएम हो गया तो कोई एमए करने लगे। ऐसे करते करते ठीक है चलता रहता था। अभी भी ये हो रहा है। बहुत सारे बच्चे, आप यूनिवर्सिटीज में अगर बच्चों से बात कीजिए, जितने बच्चे वहां पहुंचते हैं और जो खासतौर पे पीजी कर रहे हैं, अगर कोई एक बहुत इंडिपेंडेंट सर्वे हो, सही सर्वे हो, तो आपको निकल के आएगा कि बच्चे एमए नहीं करना चाहते। चूंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या करें। और अब तो वो भी थोड़ा वो हो गया है कि भाई आप वो महंगा होता गया, फिर भी लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को मतलब लोगों को जानता हूं कि जिनके बच्चे ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तो अभी चलो एमए करो, पत्रकारिता में एडमिशन ले लो,
लॉ में एडमिशन ले लो, हिंदी में एमए कर लो, और नए नए जो कोर्सेज शुरू हुए हैं, योगा में एमए और कौन कौन चीजों में, इनमें कैसे लोग जाते हैं, ये आप देखिए। मैं योगा का वो नहीं कर रहा हूं, बट उसका मजाक नहीं बना रहा हूं, बट जिस तरह से इन डिपार्टमेंट्स को खड़ा किया गया है, ना कोई टीचर है, और जो लोग वहां पढ़ने जाते हैं वो कैसे, वो डिग्री लेने के लिए जाते हैं बस, और फिर बाद में जब कोई नई जगह खुलेगी तो वहां पर वही पढ़ाने लगेंगे। आयुष का भी यही हाल है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो चलिए आज की बात यही समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ये आज का लाइव रहा। अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने कमेंट्स, जो लोग बाद में देखें वो अपने कमेंट्स भी डालें, शेयर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको सपोर्ट भी करें। आप सपोर्ट करेंगे तो अनब्रेकिंग मजबूत होगा और हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ बातचीत समाप्त करते हैं, इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार, जय हिंद।